मैं आज़म शाहिद आप सभी का सालार डिजिटल चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के हवाले से जो बयान दिया, वो सुर्खियों में रहा है। सोशल मीडिया में भी इसके ताल्लुक से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं, बहस व मुबाहिसे का सिलसिला जारी रहा है। इसी दौरान दिल्ली में मुकीम सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरमा रोहिणी सिंह ने उर्दू से मोहब्बत के हवाले से एक नए बाब का आगाज किया है। ये एक नया चैप्टर खुला है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से मोहतरमा रोहिणी सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उर्दू से मोहब्बत के हवाले से उनके मुतालिक हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मोहतरमा रोहिणी सिंह जी, आपका दिली खैर मकदम है इस चैनल में। आदाब सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी खुशी है कि आप जुड़ गई हैं। पहले ये बताएं मुख्तसरन तौर पे आप अपने बारे में कि आपकी वाबस्तगी कैसी होती है और कहाँ से आप आई हैं और अब मौजूदा क्या सूरत हाल है। अपने माजी के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए, मेरा जो परिवार है, मेरे आबा अजदाद जो है वो पाकिस्तान से हिजरत करके आए थे 47 के दौर पे। तो अच्छा। मेरी जो जड़ें हैं वो रावलपिंडी से भी कुछ, गुजरात जिसे कहते हैं पाकिस्तान का गुजरात, मैं वहां से ताल्लुक रखती हूँ। हिजरत करके वो आए, वो बिहार में जाके बसे, जो अब झारखंड है, इस यूनाइटेड बिहार। तो मैं वहीं पैदा हुई। इनफैक्ट मेरे वालिद साहब भी वहीं पैदा हुए, वहीं हमारी बेसिक एजुकेशन भी मेरी वहां से हुई। और उसके बाद कॉलेज के बाद और फिर नौकरी करने के हवाले से मैं दिल्ली आई और पिछले 20 सालों से मैं यहाँ रहती हूँ और तमाम अंग्रेजी अखबारों में मैंने काम किया है। मैं द इंडियन एक्सप्रेस के लिए, द पायनियर के लिए, इंडिया टुडे ग्रुप के लिए और डीएनए बॉम्बे के लिए मैं काम करती थी जी न्यूज के साथ। उसके डीएनए बॉम्बे, उसका एक अखबार आता था बॉम्बे से। इन सब अखबारों के साथ मैंने काम किया और फिर द फ्राइडे टाइम्स के लिए मैं लिखती हूँ। इन दिनों द फ्राइडे टाइम्स पाकिस्तान के साथ अटैच्ड हूँ और डॉचे वेले जर्मनी के लिए मैं उर्दू सर्विस के लिए मैं उनके लिए ब्लॉग्स लिखती हूँ उर्दू में। जी। आपके हवाले से ये बात सामने आई है और हमें ये बात मालूम हुई थी कि आपके साथी जनाब इफ्तिखार गिलानी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे आपका तारुफ करवाया। उन्होंने बताया कि उर्दू जबान से आपकी मोहब्बत की एक अलग सी कहानी है। इसके हवाले से बताएं कि ये उनसियत, लगाव और ये वाबस्तगी उर्दू जबान से कैसे पैदा हुई। मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू ने मुझे चुना, मैंने उर्दू को नहीं चुना। जैसे बहुत कहते हैं ना कि आई वाज डेस्टाइन्ड टू नो दिस लैंग्वेज, मुझे सीखनी थी। ऐसा था कि हमारे जो वालिद साहब के वालिद दादाजी जो थे वो पाकिस्तान से आए थे और उनकी जो बेसिक तालीम थी, क्योंकि वो रावलपिंडी में पढ़ते थे और उनकी बेसिक तालीम जो थी वो उर्दू ज़बान में थी। तो उन्हें उर्दू और अंग्रेज़ी 2 ही ज़बानें आती थी। वो जब 12-15 साल के थे तो वो इस तरफ आ गए और उसके बाद वो कभी उनको हिंदी आती ही नहीं थी। जो अच्छा। देवनागरी स्क्रिप्ट होता है वो उन्हें नहीं आता है। तो हम अपने घरों में, मैं बचपन से देखती थी वो जो उर्दू के डाइजेस्ट आते हैं, रिसाले, वो आते थे, वो मैंने उन्हें पढ़ते देखा। फिर वो जैसे हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, वो उसे उर्दू में पढ़ते हैं। आज भी उनके पास जो वो किताब है वो उर्दू में पढ़ते हैं। तो जब हम छोटे होते थे तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करता था कि ये उल्टी किताब कैसे पढ़ लेते हैं। तो तो मुझे तब से बड़ी दिलचस्प लगता था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो और कहीं न कहीं ना वो खिंच था कि मुझे आई शुड नो कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो पर मैंने उनसे भी एक बार बोला कि आप मुझे सिखाएँ, पर वो एज उनकी और मेरी एज, तो शायद उनके पास वो सब्र नहीं था, वो पेशेंस नहीं था कि वो मुझे सिखाते। स्कूल में मैंने कोशिश करी, मेरा एक साथी था जो मुसलमान था, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे अलिफ बे सब लिखा और मुझे याद है जब मुझे सारे आ गए उसके हाथ, तो मैंने मैंने कितने ही सफ़े भर के सिर्फ़ अपना नाम लिखा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे रोहिणी सिंह लिखना आ गया है उर्दू में। तो वो काफ़ी काफ़ी दिनों तक वही चलता रहा, लेकिन वो फिर कहानी रोहिणी सिंह पे जाके रुक गई। फिर अच्छा। स्कूल खत्म हो गया, हम अपने-अपने रास्ते चले गए, कॉलेज चले गए, फिर प्रोफ़ेशन में आए। प्रोफ़ेशन में आने के बाद भी मैंने एक बार कोशिश करी, मेरा एक और कलीग था मेरे साथ, परवेज़ सुल्तान, वो पुरानी दिल्ली का रहने वाला था। मैंने उसको कहा, उसने मुझे कायदा लाके दिया। कोशिश अच्छा। करी कि ये उर्दू का, वो उर्दू बाज़ार से वो लेके आया कि इससे पढ़ लो, सीख जाओ, और उसने कोशिश भी करी कि सिखाए। बट होता क्या है ना, आपकी टाइमिंग अलग है, मेरी टाइमिंग अलग है और वो वक़्त नहीं मिला कि आप सीख पाएँ। तो वो कभी हुआ नहीं। फिर ये इफ्तिकार गिलानी साहब से ने तो मतलब वो असली मेरा मोटिवेशन या जो गाइडिंग लाइट जिसको कहते हैं ना, वो थे मेरी। क्योंकि हुआ क्या कि 2012-13 के दौरान मैंने सिखिज़्म पे रिसर्च करने शुरू किया। तो जब मैं गुरु नानक को पढ़ने की कोशिश करने लगी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका बहुत सारा मटीरियल जो है, वो उर्दू में है। मुझे याद है मैं नेशनल आर्काइव्स गई
और मैंने उनसे कहा कि ये जो भक्ति मूवमेंट की किताबें कहाँ मिलेंगी मुझे? आई वाज़ ट्राइंग टू रिलेट इट फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ दिस होल गुरु नानक। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वहाँ चले जाओ, फलाने रो में, फलाने शेल्फ में पड़ी हैं। अब मैं वहाँ गई, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ लिटरेचर नहीं है, वहाँ इंग्लिश में भी लिटरेचर है और तमाम लैंग्वेजेज़ में लिटरेचर है। बट जो ओरिजिन है, जो कोर है, जो जी, वो जो था वो उर्दू में था। अच्छा। तो अब हर वक़्त आप किसी को ढूँढे कि मुझे तर्जुमा कर दो या मुझे पढ़ दो या वो मुझे किताब अब इश्यू नहीं करते हैं कि आप ये घर नहीं ले जा सकते, ये रेयर बुक्स हैं। तो मैं कहा ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो उस डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए कि मुझे अब ये खुद से पढ़ना ज़रूरी है, मैं किसी को बार-बार नहीं पकड़ सकती कि मुझे दे पकड़ के दो। और उस तब इफ्तिकार गिलानी साहब ने मुझे कौमी काउंसिल के बारे में बताया, वो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेज़ जो है। वहाँ मैंने फिर देखा और मैं आई वांट मेरे जैसे तमाम लोग जो उर्दू से छूट गए हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतने इदारे उस इतने सारे से मरकज़ हैं उसके कि आप कहीं से भी अपने घर के नियरेस्ट से जाएँ और एक पकड़े जो उस्ताद हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो बस मैंने भी फिर वही किया, अपने घर का जो सबसे नियरेस्ट मरकज़ था वहाँ गई, उस्ताद जी थे, उनको पकड़ा। अब उस्ताद जी के साथ मेरा मसला ये था कि उनकी टाइमिंग्स अलग थी, मेरी टाइमिंग अलग थी। वो जब सिखाते हैं मेरा वर्किंग आवर है, तो मैं नौकरी करती थी, प्रोफ़ेशन में हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो वो बड़े ही वाज़ वेरी काइंड आई मस्ट से। उन्होंने मुझे बोला कि आप सीखेंगी तो मैं आपको आपके टाइम पे सिखाऊँगा। तो जी, जब मुझे फुर्सत होती थी, अगर सुबह ऑफ़िस मुझे 12 बजे जाना है, तो मैं उनके पास सुबह 9 बजे चली जाती थी। या सैटरडे, संडे अगर मेरी छुट्टी है, तो मैं कहती थी, "सर, आज मेरे पास उस्ताद जी समय है।" "हाँ, आप आ जी। जाइए।" तो 2 हुँ, घंटे भी पढ़ा दिया उन्होंने मुझे, 3 घंटे भी पढ़ा दिया। फिर अगर हुँ, उस्ताद जी मसरूफ़ हैं, तो वो अपने लड़के को कहते थे कि इसे पढ़ा दो। अगर लड़का भी मसरूफ़ है उनका, तो उनकी बहू थी, वो भी पढ़ा अच्छा। देती थी। तो इन तीनों लोगों ने मिलके मुझे जी, पढ़ाया जी। और ये 1 साल का डिप्लोमा मैंने 2 साल में किया। ऐसा नहीं था कि मैंने बड़ी आसानी से कर लिया, तो मुझे वक़्त लगा। बट ये है कि होते हो गया। हुँ। तो और नहीं, फिर हुँ, सब पर तहकीक करते हुए, रिसर्च करते हुए आपने महसूस किया है कि जो चीज़ें ओरिजिनली उर्दू में हैं, वो तर्जुमे पढ़ने की बजाय ओरिजिनल सूरत जिस तरह से है उर्दू ही में पढ़ें और उसका जो लुत्फ़ है वो आपने हासिल करने की कोशिश की। और रोहिणी जी, जिस तरह से अभी आपकी किताब उर्दू में आई है कि उर्दू में मेरा दूसरा जन्म, हुँ। और इस किताब के ताल्लुक से बताएँ कि ये किताब जो मंज़र पर आई है और अदबी हलक़ों में काफ़ी इसके ताल्लुक से सोशल मीडिया में भी पढ़ा जा रहा है कि उर्दू से आपकी मोहब्बत का एक रूप ये भी है, इसका अक्स ये भी है कि आपकी किताब उर्दू में मेरा दूसरा जन्म मंज़र आम पर आई है। इसकी क्या वजह रही है और इसकी किताब में मशमूलात क्या हैं? इसके कंटेंट्स क्या हैं? किताब लिखने का एक मेरा बहुत अहम मकसद ये भी था कि मैं उन तमाम लोगों को, जिनके हुँ, बैकग्राउंड में मेरी तरह उर्दू है, अच्छा। जिनके आबा-अजदाद उर्दू पढ़ते थे जी, जी। और हम उस ज़बान को भूल चुके हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं एक एक इस किताब के ज़रिए मैं उन तमाम लोगों को ये भी बताना बताना चाहती हूँ कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ, तो आप हुँ, भी हुँ। पढ़ सकते हैं और ज़रूर पढ़िए। जी, जी, देखिए, जी। उर्दू उर्दू जो है हम इसको जिस आज के दौर में हम इसको किसी भी मज़हब या किसी भी एक कौम के साथ जोड़ लें, बट सच्चाई तो ये है कि उर्दू में हमारा 1000 साल की हुँ, तारीख हुँ। जो है या उससे ज़्यादा की तारीख उर्दू में समेटी हुई है। आज बिल्कुल, हम बिल्कुल। बजाए कि व्हाट्सऐप से पढ़ लें या ऐसे जैसे हम इंटरनेट ज्ञान या सोशल मीडिया ज्ञान जिसको हम कहते हैं आजकल हम जुड़े, बजाए उससे अगर हम उस चीज़ को सोर्स से पढ़ना चाहें, हम अपने आप को उस सोर्स से क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? जब हमारे बिल्कुल। पास पढ़ने के इदारे मौजूद हैं, सिखाने के उस्ताद मौजूद हैं और अगर आप वाक़ई ही उसमें दिलचस्पी रखते हैं अपनी तारीख को समझने की, तो आप जी, जी। खुद पढ़ें। और अगर मैं कर सकती हूँ अपने एक बिज़ी शेड्यूल के साथ, तो कोई भी कर सकता है। मैंने आपको बताया ना मुझे 2 साल लगे। जी, जो जी, जी। डिप्लोमा 1 साल का है, मैं 1 साल में कर ही नहीं पाई। हुँ, मुझे हुँ, हुँ। वक़्त लगा क्योंकि मैं अपने पेस में करती रही। तो और इसीलिए तो हमारे पास जब कुछ है, तो हम हुँ, हुँ। उससे अपने आप को डिप्राइव क्यों करें? लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है जो मैं बताती हूँ, अक्सर लोगों को बोलती हूँ, जैसे तुर्की में क्या हुआ कि जब 1920 में जब सरकारें बदली और मुस्तफा कमाल अतातुर्क आए, उन्होंने वहाँ की स्क्रिप्ट बदल दी। जी, जी। जो अरबी जिसको कहते हैं उसमें जो लिखी जाती थी उन्होंने उसको वो रोमन में उसको कर दिया। अब उसके कारण कि आज की जो नस्ल है वहाँ, वो जी। अपनी ही जो तारीख की किताबें हैं, कि तारीख को नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जो उन्हें आता ही नहीं। जी, तो जी, जी, अगर हम बिल्कुल। उर्दू के को इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये एक पर्टिकुलर मज़हब की या एक पर्टिकुलर मुल्क की ज़बान है, तो हम जी, खुद को उस चीज़ से महरूम करेंगे जो हमारी विरासत है, जो हमारा विरसा जी, है। तो बिल्कुल। इसीलिए उर्दू पढ़ना और ये किताब लिखने का भी मकसद यही जैसे आपने कहा इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटे-छोटे से इश्यूज़ हैं। कोई मुझे आप लोगों की तरह भारी उर्दू भी नहीं आती।
मतलब मैं तो बोल मैं तो कई बार बहुत लिखने के वक़्त भी मुझे बड़ी डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ती है कि सही अक्षर जो है, सही वर्ड मुझे मिले कि जो वहाँ फिट हो। तो मतलब इसी तो ये मज़ामीन हैं, उर्दू में लिखे हुए मज़ामीन हैं। हाँ जी, हाँ, सब और जैसे मैं अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो जो पहला इश्यू जो मैंने उसमें लिखा है वो मैंने अपनी उर्दू के सफ़र पे लिखा है, कि कैसे अच्छा, उर्दू मेरे लिए अहम है, कैसे मेरा उर्दू में क्यों मेरा दूसरा जन्म मैं इस किताब को कह रही हूँ, कि कैसे जी, यू नो जैसे मैंने बताया उर्दू ने मुझे चुना, मैंने उर्दू को नहीं चुना। बिल्कुल। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे जिसमें जो हर चीज़ जो हमारे मुल्क में हमारे आस-पास हो रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या किसानों का मामला हो या ख़वातीनों का मामला हो या बजट से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के तमाम या तर्जुमा एक मैंने बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग लिखा है अगर आप पढ़ेंगे अगर आप पढ़िएगा कि तीसरे या चौथे नंबर का ही वो है, कि गलत तर्जुमे से कैसे ज़िंदगियाँ खराब हो सकती हैं। बिल्कुल, कोट तो उस लिहाज से तो आप इसीलिए तर्जुमा पढ़ने में वैसे भी किसी भी चीज़ को तर्जुमा में पढ़ने में उसका फ्लेवर खराब हो जाता है। मुझे किसी ने बोला इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रही या हिंदी में ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा हिंदी में तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर अंग्रेज़ी में करूँगी ना तो फिर मज़ा खराब है। मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ का तर्जुमा पढ़ने में उसका एसेंस खत्म हो जाता है। तो जी। अगर आप उसको सोर्स से पढ़ सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको सोर्स से पढ़ें। उर्दू से इश्क और मोहब्बत के हवाले से जिस तरह आपने बताया तो उसे ये महसूस होता है कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे। चाह हो जाती है तो राह खुद ब खुद निकल आ जाती। अब इसके हवाले से आपकी किताब भी मंज़र-आम पर आई है और उर्दू का शौक भी रंग लिए है। ओह हो, हो! 1 पूछना सेकंड। चाहूँगा कि उर्दू के हलकों से क्या रद्द-ए-अमल, क्या तासुर मिला है अभी किताब मंज़र-आम पर आने के ये आप एक बार दोबारा सवाल बोलेंगे? मेरा वॉइस क खराब हो गया था। ये मैं समझ मैं नहीं पाई। हाँ। जिस तरह की ये आपकी किताब आई है, ये दिखाती है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। चाहत होगी तो बिल्कुल राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं, चाह होगी तो राह होगी। इसी तरह ये पूरी किताब आपको टेस्टिफ़ाई कर दी है आपके शौक से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी ये किताब मंज़र-आम पर आ जाने के बाद उर्दू के हलकों से क्या तासुर आपको मिला है? क्या रद्द-ए-अमल उनका आपको मिला है? किस तरह आप इसको देखती हैं? मुझे उर्दू वालों से बहुत प्यार मिला और उर्दू वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब इस किताब के हवाले से भी और अदरवाइज़ जब से मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया, तमाम दिल्ली के उर्दू वाले या बियॉन्ड दिल्ली के उर्दू वाले भी जिनको मैं जानती हूँ, हर किसी ने मुझे इसको ना एनकरेज किया। कइयों ने तो मेरी गलतियाँ भी पॉइंट करी लिखे बैठकर में कि नहीं इसमें ना तुम्हें इसको ऐसे नहीं ये करेक्ट कई ब दफ़ा हो जाता है कि एक 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 शब्द के एक वर्ड के बड़े सारे मीनिंग होते हैं। कई जी, बार आप जी। गलत भी लगा देते हैं। तो वैसा भी कई दफ़ा हो जाता है तो वो सब हुआ एक बड़ा दिलचस्प सफ़र है मतलब लिखना जब मैंने 2020 से लिखना शुरू किया फॉर्मली जिसे कहते हैं। उसके पहले तक तो मैं सिर्फ़ अपने लिए पढ़ रही थी। जब लिखने के लिए पढ़ने लगी तो फिर और पढ़ना पड़ा और दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ा कि आप सही क्योंकि अभी तक आप पढ़ते हैं और फिर आपको लिखना है तो आपको थोड़ा यू हैव टू ब्रॉडेन योर होराइज़न व्हेन यू डू दैट। तो उस लिहाज़ से मैं तमाम उर्दू दिल्ली के जितने मैं सहाफ़ियों को मैं जानती हूँ, ये किताब भी अगर निकली तो उन सब ने मुझे गाइड किया कि ऐसे किताब निकालो, इस पब्लिशर के पास जाओ, उसके बाद उसको चाहे जब मैं दिल्ली में मेरा बुक लॉन्च हुआ, तो इस पूरे सफ़र में दिल्ली के उर्दू वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वही देखिए मैंने देखा कि किताब के आगाज़ में सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं, जनाब सुहेल अंजुम ने उसके जी, ताल्लुक से जी। लिखा, फनी हुँ, सिंह और उर्दू और हुँ। जब आपकी किताब लॉन्च हुई तो मासूम मुरादाबादी और सुहेल अंजुम ऐसे दीगर लोग मौजूद थे। बड़ी खुशी की बात है ये। अब मैं एक और पहलू पे आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि कई बार यूँ होता है कि एक ख़ास मज़हब को एक तबके से जोड़कर उर्दू को दागदार करने की कोशिश की जाती है। उर्दू को मज़हबी रंग दिया जाता है, मज़हब की ऐनक से देखा जाता है। आप इन तमाम साज़िशों को किस तरह से देखती हैं? ये बात भी जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये उर्दू किसी एक मज़हब की, एक कौम की, एक मुल्क की ज़बान नहीं है। बिल्कुल, उर्दू पैदा हुई इस गंगा जमुना के बीच, यही पली-बड़ी हुई। कहते हैं ना पैदा यहाँ हुई, इसको शीरी लखनऊ से मिली जी। और इसे और एक आई एम फॉरगेटिंग कुछ इसको क्या इसके इसमें अदब इसमें दक्कन से आया। एक बड़ा दिलचस्प एक मैं भूल रही हूँ कुछ इस पे है कि सियासत नहीं है, कोई इसका एक स्टेट नहीं है, ये सारे मुल्क के चा प्रिसाइज़ली ये सारे मुल्क की ज़बान है। तो ये पंजाब से लेकर कलकत्ता तक और दक्कन तक बोली जाने वाली ज़बान है। अब आज चूँकि एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने जिस दिन इसे कह दिया कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उस दिन से हुँ, हमने इससे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। ये रियलिटी है। जी, जिस दिन से उन्होंने बोला कि ये हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज है, हमने कहा जी कि ये हमारी ज़बान ही नहीं। ये भूल गए हम कि हमारी खुद की तारीख हुँ, चाहे वो पंजाब की हो, सिखों की हो, गंगा जमुना बेल्ट की हो, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद से लेकर जी, दक्कन तक सब
ये सब उर्दू स्पीकिंग बेल्ट है। ये सब तमाम लोग उर्दू की जो इनिशियल सब उर्दू से निकल के आए। इतना लिटरेचर, इतना कुछ बड़े-बड़े पोएट्स बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल। तो ये ऐसा तो नहीं था कि ये किसी एक मुल्क, एक मज़हब से ताल्लुक रखते थे। किसी एक का नाम लेना गलत हो जाता है, लेकिन तमाम शायर जो थे वो नॉन उर्दू, नॉन मुसलमान थे। तो आज ये कह देना कि नहीं जी ये तो सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है, ये तो और एज़ अ सिख मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर हम एज़ सिख इस ज़बान से पल्ला झाड़ते हैं या कोशिश करते हैं कि अपने आप को इससे दूर रखें, तो हम अपने साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी तारीख के साथ गलत कर देंगे। मैं जी आपकी बातें सुनकर मुझे जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला, जो लखनऊ ही में पैदा हुए, नस्ल से वो कश्मीरी थे ही, मगर जब वो उन्होंने तालीम हासिल की, मदरसे में तालीम हासिल की फरंगी महल लखनऊ में, और उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, मैं मज़हब छोड़ सकता हूँ, मेरी मादरी ज़बान उर्दू नहीं छोड़ सकता। ऐसी तमाम चीज़ें माज़ी के हमारे पास जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी मुझे यूँ महसूस होता है कि जानबूझकर उर्दू की अज़मत को, उर्दू की तारीख़ को, उर्दू की विरासत को, मुश्तरका तहज़ीब को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है। इससे बेतवज्जही, बेनियाज़ी बढ़ती जाती रहती है। इसको आप कैसे देखते हैं कि उर्दू से बिल्कुल दामन झाड़ कर उर्दू को एक बिल्कुल एलियन लैंग्वेज की तरह उसको दूर करने की कोशिशें होती रही हैं। कई बार ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से भी गैर ज़िम्मेदारी होती रही है। अब योगी ही की मिसाल लें हुँ, आप, हुँ, हुँ, हुँ। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? आप जितनी मर्ज़ी है कोशिश कर लें, बट जो हकीकत है वो तो नहीं बदली जाएगी। आप शहरों के नाम बदल दें, आप किसी एक राजा की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करें। इससे जो हमारी जो हिस्ट्री है, आप प्रेमचंद को आप आइडलाइज़ करते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी को आप आइडलाइज़ करते हैं। इन सब की तो बेसिक जो ज़बान है ये सब उर्दू थी। अब आप क्या इन लोगों से भी पल्ला झाड़ लेंगे? जी, जी। या जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमारा, जो उर्दू में लिखा हुआ है, आप उससे कैसे पल्ला झाड़ लेंगे? वो बिल्कुल, इरफान हबीब साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि महाराणा प्रताप को आप बिना अकबर के नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि आप उसको आप एक 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 किसी फिर वही बात है कि आपने उस राजा को उसकी मज़हब से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। कि वो जी, मुसलमान है और वो राजपूत है, बट ये रियलिटी है कि ये सब पार्ट ऑफ द सेम हिस्ट्री है। शिवाजी के बॉडीगार्ड कौन होते थे? वो बिल्कुल, मुसलमान थे। फिर या जितनी भी जंगे अकबर की जितने भी जनरल्स थे, सारे हिंदू राजा थे। अकबर के लिए जंगें लड़ी सब हिंदू राजा ने। तो अब आप जो लोगों को ये बात बताएँगे ही नहीं, और एक नैरेटिव जो आजकल बॉलीवुड दे रहा है या जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, फटाफट व्हाट्सएप में आपने एक फॉरवर्ड कर दिया कुछ भी विदाउट एनी फैक्ट चेक, लोगों ने उसको पढ़ लिया, मज़े से सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दिया और सच्चाई बदल गई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो गलती एक्चुअली है वो हमारी है। हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए अभी तक कि हमारा तुर्कियों की तरह हाल नहीं है कि हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, उनकी तो बिल्कुल। वो स्क्रिप्ट मर गई, हमारी तो स्क्रिप्ट ज़िंदा है। सिर्फ सही, हमें सही। ज़रूरत है, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम अपने अपने हाथ काट रहे हैं। वी आर जी हाँ, अननेसेसरीली फोर्सिंग आवरसेल्फ टू बी दैट वी आर सर्व्ड द रॉन्ग नैरेटिव एंड वी एक्सेप्ट द रॉन्ग नैरेटिव। तो हम बिल्कुल हकीकत अपनी कीजिए, मुझे तो बड़ा हकीकत फ़िक्र है कि हमारी आने वाली नस्लें, ख़ास तौर के मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये किस माहौल में बड़ा हो रहा है और मैं इसको कहाँ तक करेक्ट कर जी, पाऊँगी? क्योंकि जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उसको बड़ा मुश्किल है समझाना एक पॉइंट के बाद कि ऐसे नहीं, ऐसे तो क्योंकि उसको रात-दिन मैं अपने बच्चे को समझा भी लूँगी, क्या हर कोई इतना एफर्ट लेगा? या हर कोई जी, उस बात को बिलीव करेगा कि दिस इज़ नॉट राइट और दिस इज़ राइट? तो क्योंकि लोग बिल्कुल। खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या पता कि क्या सही है, क्या गलत है? जी हाँ, जी। तो इसीलिए अपने आप को उस चीज़ से डोंट मेक योरसेल्फ डिपेंडेंट ऑन somebody else's narrative. Read for जी, yourself and build your own understanding of the thing. मैं रोहिणी जी आपकी तवज्जो इस पहलू पे भी ले जाना चाह रहा हूँ कि जहाँ आप उर्दू को कठमुल्लाओं की ज़बान, दहशत पसंदों की ज़बान, टेररिस्टों की ज़बान, मदरसे की ज़बान इस तरह से कहा जा रहा है। ऐसे पस मंज़र में, इन सूरत-ए-हाल में आप अक्सर यूँ कहा जाता है कि उर्दू का मुस्तकबिल अपने मुल्क में तारीख है और गैर यकीनी है। इस सूरत-ए-हाल को आप कैसा देखती हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल आपकी नज़र में कैसा लग रहा है? कि अगर आज की हकीकत को जी। एक्सेप्ट करें, तो जिस हुँ, हिसाब से उर्दू को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, तो एक खतरे की घंटी तो है और हमें खास करके उर्दू वालों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा और उसको इसको
इस नैरेटिव को काटने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है। मैं अक्सर उर्दू वालों को हमेशा ये कहती हूँ कि आप जब चैनल भी चलाते हैं, जब आप स्टोरी भी करते हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस ही मुसलमान है। तो आप शायद हम उर्दू वाले जो खास करके जो कोर उर्दू वाले हैं, चलिए मैं तो अभी आउटसाइडर हूँ टू द लैंग्वेज, इट्स नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, मेरी मादरी ज़बान नहीं है और मेरा फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं था जिस पे मैंने काम किया। बट अगर मैं किसी उर्दू के अखबार को देखती हूँ या किसी उर्दू के चैनल को देखती हूँ, तो क्या आपको जो खबरें उसमें आप देखते हो, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों से जी, वाबस्ता जी। होती है। तो क्या उर्दू और लोगों को समझ नहीं आती? चलिए आप लोग पढ़ नहीं सकते, पर हुँ, जब हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो तो जी, समझ आती है। मेबी आपको कुछ लफ्ज़ समझ में ना आए बीच में, लेकिन अदरवाइज़ तो आपको समझ आ रही है ब्रॉडली। तो कहीं न कहीं हम उर्दू वालों की भी ये गलती है कि हमने खुद अपने आप को एक मज़हब के साथ, एक कौम के साथ ब्रांड कर दिया है। जी, जी, जी। ये ये दिस शुड नॉट बी द केस। आपका ठीक है, आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है उर्दू पढ़ने वाला, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका हर टारगेट ऑडियंस मुसलमान हो। तो जी, जब आप किसी भी चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं एज़ अ न्यूज़पेपर, एज़ अ न्यूज़ चैनल, एज़ अ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, तो आप कहीं न कहीं उसको भी ज़हन में रख के करें कि ये सिर्फ़ उसको व्हाई शुड आई स्टीरियोटाइप कि ये टोपी की और दाढ़ी की ज़बान है। जी, व्हाई शुड माय एंकर नॉट लुक लाइक एनी अदर अंग्रेज़ी जी, वाला एंकर या हिंदी वाला या ये किसी भी। तो कहीं न कहीं हमारी वो हमारा वो रोल होना चाहिए एज़ जर्नलिस्ट कि हम जब बात करें तो हम उसको इस कोई भी मौज़ू को उठाएँ, किसी भी इस बात करें तो इस हिसाब से उठाएँ कि मेरा ऑडियंस सिर्फ़ वो मुसलमान नहीं है, वो उर्दू वाला नहीं है, मेरा ऑडियंस पूरा हिंदुस्तान है और मेरा बिल्कुल। जो मैसेजिंग है वो तमाम लोगों तक जाना चाहिए। तो एक बार हम तो ये चैलेंज ओवरकम करने के लिए मेरे ख़्याल से जो उर्दू वाले जो हैं, हमें ये करने की ज़रूरत है। इस नज़रिए को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको सुनते हुए मुझे रोहिणी जी याद आ रहा है कि एक मर्तबा में दूरदर्शन पे गोपी चंद नारंग जो उर्दू के बड़े ख़ाद हैं, राइटर हैं, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो उर्दू के हवाले से जब बात आई तो उन्होंने कहा था कि वे मुझे याद आ रहा है कि उर्दू जो है हिंदुस्तानी ज़बानों का ताजमहल। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि जो शय या कोई जो चीज़ चीज़। पर हँसती है, उसी हद तक अपने हासिल पैदा कर लेगी। उर्दू की ये दिलकशी है कि इसी वजह से इसके हासिल इससे जलने वाले भी दिन-ब-दिन इसके लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस हसद के इस माहौल में ज़ाहिर है कि उर्दू वालों को अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी है। अब मैं गुफ्तगू के एक आखिरी मरहले पे पहुँचकर आपको ये पूछना आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग आपकी तरह उर्दू सीखने की ख़्वाहिश रखते हैं, आरज़ू रखते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगी कि जिनको नहीं सीखनी है, पर अच्छी शेरो-शायरी करनी है और जी, झगड़ा भी ऐसा करना है कि झगड़ा सुनने वाले को भी लगे कि क्या ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। कितनी बिल्कुल, कितनी तो उर्दू की वो मिठास है और बिल्कुल, शायरी करना अगर फ़ैशन है, तो कर उस शायरी को अब क्यों ना आप उर्दू में पढ़ें और जी हाँ, क्यों आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ़ तर्जुमे तक जिसका अवेलेबल है। क्यों ना आप उसे वहाँ तक पढ़ें जहाँ तक वो अवेलेबल है। जी, जी, जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट नॉन क्योंकि हर आज नॉन उर्दू वाले को सिर्फ़ उर्दू शेरो-शायरी के लिए चाहिए और 2 लोग उर्दू में बात करते हैं तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो जी, थोड़ा-सा एफर्ट अगर हम भी करेंगे तो धीरे-धीरे वक़्त लगता है बट पहुँच जाएँगे। तो इस लिहाज़ से ज़रूरी और ख़ास करके मेरे जैसे लोग जिनके की बाबो-अजदादों ने पढ़ी उर्दू, जिनके की कहीं न कहीं फैमिली में थी, लेगेसी थी, जिनकी छूट गई क्योंकि अब तमाम मेरी तरह जितने भी लोग वहाँ से हिजरत करके इस तरफ आए, उन सब की एजुकेशन जो थी, वो तालीम जो थी उनकी उर्दू में थी। पर यही है कि बिल्कुल, यहाँ आए और अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, दोबारा से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की जदोजहद में लग गए, तो उस शायद छूट गया क्योंकि मुझे हमारे जो दादाजी थे, वो कभी खुशी से हमें मतलब अब जब मैं बड़ी हुई और तब मुझे लगा कि तब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएँ, क्या है? तो तब उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो भी व्हाटएवर ही कुड रिकॉल तो मैंने कहा आपने कभी बचपन में बताया क्यों नहीं? कभी हमारे लड़कों ने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। क्योंकि जी, एक बड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप खवातीनों से बात करेंगी ना जो हमारी दादी की उम्र के जी, जो थे, वो नफ़रती बातें करेंगी। पर अगर आप मर्दों से बात करेंगे ना, तो वो आपको बड़ा फेयर पर्सपेक्टिव देते हैं। क्योंकि अबाउट द पार्टीशन जी मतलब हाँ, ये मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन यू टॉक टू अ वुमन उसके पास बहुत ग्रज होगा। लेकिन अगर आप किसी आदमी से बात करें क्योंकि हम मुझे याद है हमारे नाना जी की चिट्ठियाँ आती थी कई सालों तक पाकिस्तान से। पोस्ट कार्ड टाइप की चिट्ठियाँ आती थी, वो जो उनके दोस्त उनको लिखते थे और वो उनको लिखते थे, वो उर्दू में लिखते थे जो हमें समझ में नहीं आती थी। तो एक बड़े लंबे अरसे तक वो ताल्लुक रहा। उसके हुँ, बाद फिर वो कटता गया, तो हम जैसे जो मेरी नस्ल, हमारी जो जनरेशन है, हमारे लिए अहम है कि हम अपनी तारीख को समझने के लिए
अपने बैकग्राउंड, अपने आप को जाने, हमारी जड़ें कहाँ हैं, उसको समझने के लिए और हमारी विरासत जो है, हमारी विरसा है, उसको पढ़ने के लिए उर्दू से नाता ना तोड़ें, उर्दू से जुड़ें और अगर मैं पढ़ सकती हूँ, जो कि मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट हूँ, तो कोई भी पढ़ सकता है। बहुत अच्छे। रोहित जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि कई साजिशों के बावजूद भी हुकूमतों का जो रवैया रहा है, मुतअस्सिबाना रवैया रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव उनका एटीट्यूड रहा है, बावजूद इसके भी दिल्ली में जिस तरह से जश्न रेख्ता है और मुल्क के हिस्सों में भी उर्दू के नाम पर जहाँ जश्न होते हैं, हुँ, वहाँ हर मज़हब के लोग और बिलख़ुसूस नौजवान उसमें उमड़ आते हैं। जश्न रेख्ता में दिल्ली में मैंने भी कई बार देखा है हुँ, कि उर्दू का जादू सर चढ़कर बोलता है। बहुत खुशी हुई कि उर्दू के इश्क के हवाले से, उर्दू के मोहब्बत के हवाले से, वाबस्तगी के हवाले से, उर्दू के ताल्लुक से जस्तजू, ताश और उर्दू सीखने के हवाले से और उर्दू की सूरत-ए-हाल के बारे में आपने अपने नज़रियात से, अपने तासुरात से हमें नवाज़ा। हमें बहुत खुशी है कि आपसे गुफ्तगू करते हुए हमने महसूस किया है कि हिंदुस्तान में जहाँ नफ़रतों का माहौल है, उसी तरह आप जैसे अहबाब ने मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।